नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हमने यहाँ पर अपने ज्योग्राफी के जो हमारा चैप्टर था फर्स्ट, उसके हमने यहाँ पर एमसीक्यूज़ लिए थे और आज हम अपने सेकंड जो हमारा चैप्टर है, वन्य जीव जो हमारा और संसाधन जो हमारे हैं, उसका हमने यहाँ पर चैप्टर आज हम लेंगे और उस पार्ट से जुड़े हुए जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को यानी कि एमसीक्यूज़ जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही अच्छा आपका मेथड हो सकता है तैयारी करने का, पढ़ाई करने का, जिससे आपको एक तरह से सारी छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप लोग याद कर लें, तो आपको कोई भी प्रश्न चैप्टर से आता है, तो उसको आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। और ये जो आपके चैप्टर्स हैं बहुत ही कॉमन हैं और एक तरह से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। एक तरह से जर्नल टॉपिक्स भी इसमें आपके बहुत सारे हैं जो आपके आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसीलिए इन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करें, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। तो हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे और कोई भी डाउट होगा तो उसे भी क्लियर करेंगे। चाहे आप हमारे पास से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं या स्कूल में अपने अध्यापकों से चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है उसे क्लियर जरूर करें। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा, वो हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। चैप्टर फर्स्ट से हमने जितने भी यहाँ पर प्रश्न है, जो कि हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। जो हमारा अगला चैप्टर है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो हमारा अगला चैप्टर है, अब हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट, वन एवं वन्य जीव संसाधन, पहला चैप्टर हमने कर लिया था। दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो ये जो हमारा पूरा पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पहले चैप्टर में हमने संसाधन और डेवलपमेंट, विकास के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर हम फॉरेस्ट की जानकारी यानी कि वनों की जानकारी और वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों की जो जानकारी है, वन्य जीव के रूप में जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न आपके इस पाठ से लिए हैं, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। साथ ही जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा आपका एक तरह से बड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं इस पाठ से जुड़ी हुई जो कि आपने पढ़नी है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न है, द स्पीसीज which are in danger of extinction are called, the species which are in danger of extinction are called। तो हमने यहाँ पर उन स्पीसीज के विषय में पूछा है कि जो डेंजर यानी कि एक तरह से अब दुर्लभ स्थिति में आ गए हैं, विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हर बार की तरह यहाँ पर मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 में से आपको एक आंसर यहाँ पर देना है। तो पहला है यहाँ पर वैल्यूनरेबल स्पीसीज, दूसरा है यहाँ पर रेयर स्पीसीज, तीसरा है यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीसीज और फोर्थ है यहाँ पर नॉर्मल स्पीसीज। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो इंडेंजर यानी कि जो अभी डेंजर में है यानी कि खतरे पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, तो उन स्पीसीज को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो सकता है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अपना उत्तर हमें चैट के माध्यम से दे सकते हैं। पहला आपका जो प्रश्न है कि आपकी जो एक तरह से जो डेंजर कंडीशन में है यानी कि इन डेंजर स्पीसीज है, वो आपकी कहलाएगी ये वाली स्पीसीज, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या कहेंगे इसे, इंडेंजर्ड स्पीसीज।
तो एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक कि द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड। तो एक तरह से हमने यहाँ पर इसका सही उत्तर आप लोगों को बता दिया है और आप भी इसका जो सही उत्तर है वो खुद से ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो जो हमने यहाँ पर कहा कि जो डेंजर की स्थिति में है यानी कि एक तरह से विलुप्त होने की कगार पर है, उनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर क्लियर होता है कि जो विलुप्त होने की कगार पर है उनको कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि विलुप्त होने की कगार। अगला प्रश्न है द हिमालयन ब्राउन बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए प्रश्न मैंने पहले बता दिया कि कुछ जो प्रश्न है वो कुछ जो स्पीसीज है वो क्या है, वो आपके विलुप्त होने की कगार पर है। कुछ होते हैं विलुप्त हो चुके होते हैं, कुछ संकटग्रस्त होते हैं, कुछ विलुप्त होने की कगार पर होते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है द हिमालयन ब्राउन बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें अब एक प्रश्न आपका आता है कि जो हिमालयन ब्राउन बियर है वो क्या है। हिमालयन ब्राउन बियर पहला है वैल्यूनरेबल स्पीसीज, पहला है वैल्यूनरेबल स्पीसीज और दूसरा है आपका रेयर स्पीसीज और तीसरा है आपका एंडेमिक स्पीसीज और चौथा है आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो आप देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दूसरे प्रश्न के भी। पहला वैल्यूनरेबल यानी कि जो असुरक्षित है, हिमालयन ब्राउन बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हिमालयन ब्राउन बियर है वो किस तरह की स्पीसीज है, किस तरह का प्राणी है, संकटग्रस्त है या असुरक्षित है या दुर्लभ है या एक तरह से विलुप्त है या विलुप्त होने की कगार पर है, किस तरह का है। तो यहाँ पर आपको इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वैल्यूनरेबल यानी कि जो असुरक्षित है, रेयर यानी कि जो बहुत कम है, एंडेमिक स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज और चौथा है आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो इसका आपका सही आंसर होगा, देखिए पहले आप खुद से भी कोशिश कीजिए सही उत्तर ढूंढने की आप भी कोशिश कीजिए। तो इसमें देखिए द हिमालयन ब्राउन बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हिमालयन ब्राउन बियर है वो एग्जाम्पल है रेयर स्पीसीज का। रेयर स्पीसीज यानी कि जो बहुत कम पाए जाते हैं, रेयर स्पीसीज यानी कि जो बहुत कम पाए जाते हैं। तो ये आपका सही उत्तर है। और देखिए एंडेमिक जो हमने यहाँ पर आंसर दिया है उसका एंडेमिक जो यहाँ पर एग्जांपल दिया है नंबर 3, इसका अर्थ होता है स्थानिक यानी कि जो वहीं के स्पीसीज हो। ठीक है, और अगला यहाँ पर जो हमने एग्जांपल दिया है इसका अर्थ होता है दुर्लभ, जो बिल्कुल क्या है, दुर्लभ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने बताया असुरक्षित, इसका मतलब रेयर यानी कि जो बहुत कम हो, इसका मतलब हमने बताया स्थानिक यानी कि जो वहीं की प्रजाति हो, वहीं की स्पीसीज हो, और इसका अर्थ होता है दुर्लभ यानी कि जो बहुत कम पाए जाते हो। तो दुर्लभ इसका अर्थ हमने बताया। देखिए ये चीजें आप जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये चीजें आपने पढ़ी होंगी उस टाइम पे। तो इसका सही आंसर है रेयर स्पीसीज यानी कि जो बहुत कम पाई जाती है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3 जो है आपका, स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज आइसोलेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स आर कॉल्ड। देखिए ऐसी स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, पहले आधा पढ़िए और उसके बाद फिर आधा पढ़िए प्रश्न को कि स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, कि ऐसे स्पीसीज जो कुछ
पर्टिकुलर एरिया होते हैं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, ठीक है, तो कुछ जो पर्टिकुलर एरिया होते हैं उसमें जो पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अभी मैंने कुछ बताया था और उसके बाद भी आगे उसको कंटिन्यू करेंगे आप प्रश्न को। आइसोलेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स आर कॉल्ड, और जियोग्राफिकल बैरियर्स भी इस पे लगे रहते हैं। देखिए जियोग्राफिकल बैरियर्स यानी कि ये सिर्फ इन भौगोलिक क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इस तरह की भौगोलिक स्थिति जहां पर होगी तो उसी जगह पर पाए जाएंगे, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा है, पर्टिकुलर एरियाज। ये पर्टिकुलर एरियाज जो आइसोलेट किए जाते हैं बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स, कि उस भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति के अनुसार उस वहाँ की भौगोलिक जो कंडीशंस है, बैरियर्स जो है उनके हिसाब से, तो उन्हें क्या कहते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया फर्स्ट वाले, आप देख सकते हैं जो प्रश्न है वो एक दूसरे से क्या है, थोड़ा थोड़ा आपके अटैच है। अगर आपने कुछ चीजें पढ़ रखी हैं तो अगर आपका बेस क्लियर है तो आप सारे आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए पहला यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज का दिया गया है, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया कि दुर्लभ, ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज यानी कि जो दुर्लभ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है एंडेमिक स्पीसीज, दूसरा है एंडेमिक स्पीसीज, तीसरा है आपका रेयर स्पीसीज, और चौथा है आपका क्रिटिकल यानी कि संकटग्रस्त स्पीसीज, क्रिटिकल स्पीसीज। तो यहाँ पर जो आप चारों एग्जाम्पल देख रहे हैं, अभी अभी मैंने यहाँ पर कुछ क्लियर किया था आपको, कुछ एग्जाम्पल्स जो इसके मैंने क्लियर किए थे, नाम जो क्लियर किए थे, उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा एंडेमिक स्पीसीज है उसका जो अर्थ मैंने आपको बताया कि स्थानिक, यानी कि जो उसी एरिया, किसी एरिया के, यानी कि एरिया विशेष कह सकते हैं कि स्थान विशेष, ठीक है, स्थान विशेष से जो रिलेट करता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि सम पर्टिकुलर एरियाज, ठीक है, पर्टिकुलर एरियाज जो कि आइसोलेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स आर कॉल्ड, क्या होगा सही आंसर, काफी हद तक हम नजदीक पहुंच गए हैं उत्तर के, क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही उत्तर है एंडेमिक स्पीसीज, जो कि स्थानीय होते हैं, ठीक है, यानी कि हर जगह नहीं पाए जाते हैं, उस जगह की जो आपकी जियोग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक स्थिति जो है उसी के आधार पर वहां पर पाए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये। तो कोशिश कीजिए आंसर देने की, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, हैंड रेज करेंगे, चाहो तो चैट के माध्यम से भी आंसर दे सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जो कि यहाँ पर रिपीट हो गया है और आप देख सकते हैं सेम आपका प्रश्न है और उत्तर आपका वही है, एंडेमिक स्पीसीज। आप देख सकते हैं स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज आइसोलेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स आर कॉल्ड, ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर आपने बता दिया है, एंडेमिक स्पीसीज। अगला जो आपका उत्तर है, अगला जो आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान पूर्वक सुनिएगा। द हिमालयन व्यू इज, हिमालयन व्यू क्या है, चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगर आपने चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ा है, पाठ से जुड़े हुए एक्स्ट्रा प्रश्न आप कर रहे हैं, अगर आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो आपके मैंने बताया कि ऑप्शनल जो आपके प्रश्न होते हैं उनमें क्या होता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होता है। वो आप देखिए यहाँ पर हिमालयन व्यू, हिमालयन व्यू क्या है, चार एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। एन इंसेक्ट, क्या ये कोई कीट है, एन इंसेक्ट यानी कि कोई कीट है, एन मेडिसिनल प्लांट या कोई मेडिसिनल प्लांट है, अगला है अ मैमल या कोई जानवर है, अगला है अ बर्ड या कोई चिड़िया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका हिमालयन व्यू, जो आपका ये प्लांट है, ये एक तरह से हिमालयन व्यू,
ये एक प्लांट है, लेकिन कैसा प्लांट है? ये एक मेडिसिनल प्लांट है। हिमालय पर आपने देखा होगा बहुत सारे, आपने देखा होगा कि जो एक तरह से जड़ी बूटियों का भंडार है हमारा जो हिमालय है। बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग तरह के फल, अलग अलग तरह की चीजें वहां पर पाई जाती हैं। तो ये जो है आपका एक मेडिसिनल प्लांट है, जिसे हम हिंदी में तलिस पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तलिस पत्र कहते हैं। और ये आयुर्वेद चिकित्सा में इसका हजारों वर्षों से प्रयोग होता है। और एक तरह से जो हमारा आधुनिक काल है, जो हमारा आधुनिक काल है, इसमें एक तरह से हमारा इसमें टेक्सोल नामक एक तरह से रसायन निकलता है, जो कि बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी दवाइयां बनाई जाती हैं। और एक तरह से क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक मेडिसिनल प्लांट है और हिमालय में पाया जाता है। तो ये हिमालयी तलिस पत्र होने के कारण, एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन होने के कारण इसके अस्तित्व को खतरा भी पैदा हो गया है। यानी कि इसका जो एक तरह से जो प्लांट है अब वो बहुत कम पाए जाते हैं और इसके अस्तित्व को अब खतरा भी हो गया है। तो हिमालयन व्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या है? मेडिसिनल प्लांट है। तो ध्यान से देखिएगा कहीं आप वहां पर एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बच्चों को ये रहता है कि जल्दी जल्दी हम काम कर ले, जल्दी जल्दी हम लिख ले फटाफट। तो अगर कई बार बच्चे पढ़ते नहीं है और सीधे सीधे आंसर लिख देते हैं, ध्यान नहीं देते, या कई बार आ नहीं रहा होता है तो कुछ भी आप टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कुछ चीजें जो है वो आपने पढ़कर जानी है। तो आपको कई बार बच्चे तुरंत ही, क्योंकि अगर हम नाम देखें कुछ इसी टाइप का है तो कई बार बच्चे मैमल भी कर देते हैं। तो ये गलत है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। The Himalayan view is found in parts of। अब देखिए हिमालयन व्यू की बात हमने यहाँ पर की है। हिमालयन व्यू की बात हमने यहाँ पर की है। द हिमालयन व्यू इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ। 4 एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि आपके प्रश्न सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो द हिमालयन व्यू इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। अगला है आपका पंजाब एंड हरियाणा। अगला है आपका वेस्ट बंगाल एंड केरला। अगला है मध्य प्रदेश एंड गोवा। तो आप जो लास्ट के हमारे 3 जो आप राज्य देख रहे हैं यहाँ पर, जो अलग से 3 ऑप्शन जो है लास्ट के, पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब एंड हरियाणा में हिमालय नहीं है, ठीक है। वेस्ट बंगाल और केरला में भी कोई इस तरह का क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश और गोवा में भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। और इसका नाम ही हिमालयन व्यू है। इसका नाम ही हिमालयन व्यू है। तो आप इसका सही उत्तर ऐसे ही देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर है ए। जो इसका सही आंसर है वो है ए, कि ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा आपने कॉमन चीज एक तरह से यहाँ पर बातों को ध्यान रखना है कि आप देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा क्या है? प्लेन के एरिए हैं सब। और यहाँ पर क्योंकि हमने जो हमारा नाम है वो है हिमालयन व्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न 7 आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में। देखिए, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर देयर इन इंडिया? How many tiger reserves are there in India? तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से आपने सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए अगर आपने एक तरह से
अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग टाइगर रिजर्व हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं और मुझे लगता है अब इनकी संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ भी गई होगी। जब से हमने यहाँ पर कुछ ये प्रश्न लिए हैं इनके बाद तो शायद हमारी जो संख्या है वो बढ़ भी गई होगी। लेकिन अभी आपका जो यहाँ पर सही उत्तर है, जो आपका सही उत्तर है यहाँ पर वो है 27। सही उत्तर क्या है? 27। तो इसको भी आप एक बार क्रॉस चेक करेंगे अपने विद्यालय में, टीचर्स से एक बार आप पूछ सकते हैं और एक बार इसकी करंट जो एक तरह से डेट है या चीजें हैं वो आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा उसे भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, extensive planting of a single commercial valuable species is called. Extensive planting of a single commercial valuable species is called. जो extensive planting, what is extensive planting of a single commercial valuable species is called? क्या होता है जब हम किसी एक्सटेंसिव प्लांटिंग करते हैं किसी सिंगल कमर्शियल वैल्यूएबल स्पीसीज की, तो वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए कुछ हमने एग्जाम्पल जो आपको दिए हैं, ऑप्शन जो आपको दिए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है, उत्तर है झूमिंग। तो आप सभी को पता है कि झूमिंग क्या होता है। जब हम पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, और उनको हम एक तरह से झूम कृषि है ये, इसमें क्या करते हैं, पहले वृक्षों को वनस्पतियों को काटा जाता है और उसके बाद उनको एक तरह से वहीं पर जला दिया जाता है और उस वहां पर जलाकर फिर पूरा जो उपकरण होते हैं एक तरह से वो क्या करता है, खाद का काम करता है उस जमीन पर। यानी कि वहां पे जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्लांट है जो भी चीजें वहां पर है, जो पहले के वृक्ष हैं, जितने भी पहले की चीजें जो है उन्हें काट दिया जाता है और उनको वहीं पर खेत में ही जला दिया जाता है और फिर उसको वहीं पर दूसरी पुराने जो उपकरण हैं, पुराने उपकरणों के द्वारा ही वहां पर एक तरह से साफ सफाई की जाती है उसकी और वहीं पर में कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये है आपका झूमिंग। ठीक है, और दूसरा है आपका इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग तो क्या होता है ये? अगला है आपका मिक्स्ड फार्मिंग और तीसरा है आपका एनरिचमेंट प्लांटेशन। चौथा है आपका एनरिचमेंट प्लांटेशन। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, हमने कहा कि हम जो सिंगल जो हम एक कमर्शियली वैल्यूएबल जो स्पीसीज होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए मिक्स फार्मिंग तो नहीं करेंगे, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग भी नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारा सही झूमिंग देखिए क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। और मिक्स फार्मिंग आप सभी को पता है कि 2-3 तरह की अलग-अलग जो फसलें हैं, चीजें हैं, उनको एक साथ वहां पर उनकी बुआई की जाती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है एनरिचमेंट प्लांटेशन। इसका सही उत्तर है एनरिचमेंट प्लांटेशन। आगे बढ़ेंगे। टी मोनोकल्चर हैज damaged the natural forest in. See, monoculture has damaged the natural forest in. जो सीड का एक तरह से जो मोनोकल्चर हैज डैमेज कहाँ पर हो रहा है, इसका जो नेचुरल फॉरेस्ट है कहाँ पर डैमेज हो रहा है, तो आप इसका सही उत्तर पाएंगे। तो टीक का प्लांट कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है गंगा प्लेन्स, दूसरा ऑप्शन है साउथ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र प्लेन
और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर गंगा प्लेन्स इसका सही उत्तर नहीं हो सकता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इसका सही उत्तर नहीं हो सकता है, और ये तो इसका सही उत्तर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर है साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में जो टीक है वो मोस्टली पाया जाता है, और वहीं पर इसके जो एक तरह से जो मोनोकल्चर है वो डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्न 9 तक यहाँ पर कर लिया है। काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। द चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर हैज स्टार्टेड बाय। The Chipko movement in the Himalayas to protect the forest cover has started by। किसने स्टार्ट किया था चिपको मूवमेंट? ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आपको बिल्कुल भी कहीं पर कोई भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। कहीं पर आपको कुछ भी एक तरह से ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आपका उत्तर आपको दिखाई दे रहा है सामने कि जो चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, वो किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और भी बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो इसमें जो मुख्य जो लीडर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो इसको आप नोट करेंगे, और देखिए अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं इन सभी प्रश्नों को तो ये भी बहुत अच्छी बात है, और बाकी आप यहाँ पर भी अपना इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो आपका पाठ 1 और पाठ 2 है उनसे जुड़े हुए हमने यहाँ पर प्रश्न सॉल्व किए। अब यहाँ पर जो हमारा पाठ 3 है, देखिए अब 2 चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा है हमारा पाठ चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके भी हमने बहुत सारे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लिए हैं, तो इनको भी हम सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर को आप एक बार घर पर रिवाइज करेंगे, एक बार इस पाठ को घर पर पढ़ेंगे, तो आप सभी को अच्छे से ये पाठ समझ में आएगा। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और वैसे भी हमने काफी एक पहले पढ़ा हुआ है और अभी हमने यहाँ पर रिवाइज भी कर लिया है। तो देखिए पहला प्रश्न है, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है? फ्रेश वाटर यानी कि जो हमारा एक तरह से शुद्ध जल, ठीक है, साफ पानी का। तो आप देखिए चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ग्लेशियर्स एंड आइस सीट्स। जो ग्लेशियर और आइस सीट्स है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ग्लेशियर और आइस सीट्स तो आपको हमेशा क्या करते हैं, स्वच्छ जल, साफ पानी देते हैं। ग्राउंड वाटर जो जमीन से पानी आता है, साफ पानी होता है जमीन का। सरफेस रन ऑफ जो जमीन पर बहता हुआ पानी है, नदी का पानी भी आपका साफ पानी होता है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ओशन, समुद्र का पानी, जो ओशंस होते हैं उसमें आपको फ्रेश वाटर जो है नहीं मिल पाता है। नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, वो फ्रेश वाटर नहीं है, उसको आप डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओशन इसका सही आंसर है। अगला है यहाँ पर, भाखड़ा नांगल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर। भाखड़ा नागल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर। जो भाखड़ा नांगल रिवर वैली प्रोजेक्ट है, आपने सुना होगा कि एक टाइम पे हमारा जो एशिया का सबसे बड़ा डैम, सबसे बड़ा बांध जो था, वो भाखड़ा नांगल जो हमारा बांध है वो था। ठीक है, अब कौन सा है, अब आप सभी को पता होगा। अब आप उत्तराखंड में रहते हैं तो ये आपको जरूर क्लियर होना चाहिए कि
अब एशिया का सबसे बड़ा डैम, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, तो इस जो भाखड़ा नागल रिवर वैली प्रोजेक्ट है इज मेड ऑन द रिवर, कौन सी नदी पर बना है? कौन सी नदी पर बना है? तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा एक तरह से सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सतलुज और ब्यास, दूसरा ऑप्शन है रावी और चेनाब, और तीसरा ऑप्शन है गंगा, और चौथा ऑप्शन है सोन नदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है, ठीक है, सही ऑप्शन जो है वो है सतलुज और व्यास नदी। किस पर बना है? सतलुज और व्यास नदी पर बना है भाखड़ा नागल रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये 1 नंबर का प्रश्न हो सकता है, लेकिन आप इसको जरूर एक बार पढ़कर जाएं, जरूर एक बार पढ़ लें, कंफर्म कर लें। और ये अभी आपका एशिया का सबसे बड़ा डैम नहीं है, अब कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following are not causes of water scarcity? तो देखिए यहाँ पर हमने पानी के बारे में बताया है कि कौन जो पानी को बचाने का काम करते हैं। ठीक है, कौन सी चीज है जो पानी को बचाने का काम करती है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पानी की कमी को होने से रोकते हैं, जिससे हम पानी की कमी को होने से रोकते हैं। तो देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो पानी की कमी को रोकने की बात की जा रही है, तो ये तो पानी की कमी को करता है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, तो उससे तो पानी की कमी होगी। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स जहां पर हमें पानी की जरूरत हो, तो ये भी पानी को क्या करेंगी, ज्यादा एक तरह से खत्म, पानी की खपत ज्यादा होगी। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, बहुत सारा सिंचाई के संसाधनों को जब हम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां भी पानी ज्यादा लगेगा। ठीक है, इंडिविजुअल वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इन फार्म, ठीक है, अपने अपने फार्म पर हमने इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्तिगत कुएं खोद दिए हैं, ट्यूबवेल्स लगवा ली हैं अपने अपने फार्म पर, अपने अपने घरों पर, इससे भी क्या होगा, पानी की ज्यादा क्या होगी, कमी होगी। आप देखिए जमीन में पानी कितना रहेगा, अगर हर एक घर में ट्यूबवेल लग जाए, हर एक घर में अगर हैंडपंप लग जाए, हर एक घर में अगर कुआं खुद जाए, तो कितनी ज्यादा पानी की कमी हो जाएगी। अगला है वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, तो यहाँ पर कुछ हमें यूनिक देखने को मिला। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कि पानी को बचाने के तरीके बहुत सारे होते हैं जो कि आजकल यूज किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी हमारे पानी को खराब ही करती है, खत्म ही करती है। ठीक है, ले और अगला है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, यानी कि ये पानी की कमी को के कॉज नहीं है, यानी कि ये पानी की कमी नहीं करते बल्कि ये पानी को बचाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है ये पानी की कमी को होने से बचाती है। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी कि जो छतों पर छत से जो वर्षा का पानी है उसको कैसे एकत्रित किया जाए, कैसे उसको साफ किया जाए, कैसे उसको उसका प्रयोग किया जाए सिंचाई से लेकर बाकी कामों में, तो उसको कहते हैं रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो तीसरे का सही आंसर आपका है ई और जी। तो इस तरह से आपने यहाँ पर काफी सारे जो प्रश्न हैं वो पढ़ लिए हैं, और बाकी के जो प्रश्न हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से चैप्टर को एक बार रिवाइज करके आइए घर से।
तो आज हमने यहाँ पर पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी कि जो हमारा चैप्टर 2 और 3 है उससे भी हमने काफी सारे प्रश्न यहाँ पर कर लिए हैं। तो इनको घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट यदि होता है तो नेक्स्ट सेशन में उसे जरूर क्लियर कीजिए और अपने आप भी पार्ट से जुड़े हुए जो एक्स्ट्रा आपके प्रश्न हैं उनको घर पर रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।